नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री। देश की बात में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गले की फांस बन गया है सरकार के लिए नोटबंदी का मुद्दा। आज फिर क्यों नहीं चल पाई संसद। साथ ही ये भी बताएंगे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री को लेकर क्या टिप्पणी की है। कैसे नोटबंदी छोटे शहर और गांवों पर कहर बनकर टूट रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। छोटे शहरों और गांवों के क्या हालात हैं, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों की उम्मीदों को कैसे तोड़कर रख दिया है और आने वाले दिनों में क्यों आपको तैयार रहना होगा बढ़ती महंगाई के लिए। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की भी करेंगे और आपको बताएंगे कि सपा में क्यों नहीं है ऑल इज वेल और बाप बेटे के बीच तनातनी अभी तक क्यों बरकरार है और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके चलते मुलायम परिवार में फिर छिड़ सकता है गृह युद्ध। और ये भी बताएंगे कि हल्द्वानी रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किस पर साधा है निशाना। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कोहरा बन गया है अब जानलेवा, और ये भी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड में कैसे लगा है प्रधानमंत्री मोदी को झटका, क्यों नहीं बन पाए वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। साथ में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो ठंड शुरू हो गई है, कोहरा भी हो गया है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर छाया हुआ कोहरा छटने का नाम ही नहीं लेता। नोटबंदी को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। आज भी दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे के चलते कोई विधायी काम नहीं हो पाया है। लोकसभा और राज्यसभा में नोटबंदी पर बहस को लेकर विपक्ष अड़ा है, तो सरकार भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं दिख रही। नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार हंगामे के चलते 16वें दिन भी संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई नहीं चल पाई। नोटबंदी पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को संसद शुरू होते ही दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना वजह देश को लाइन में लगा दिया गया है। नोट बैन से न सिर्फ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि इसमें कई लोगों की जान भी चली गई, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। किसी ने आत्महत्या की, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को अपनी बेटी के लिए शादी का इंतजाम नहीं हो पाया, पैसे नहीं निकाल पाए बैंक से। कई लोगों ने उसमें भी आत्महत्या की। इन 84 लोगों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार इस सदन को ठहराना चाहिए। नोटबंदी पर विपक्ष के हंगामे का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी शर्त के हर वक्त बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष टीवी पर देखने के लिए हंगामा कर रहा है, उसके पास बहस करने की हिम्मत नहीं है। 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। राज्यसभा में 16 नवंबर को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू तो हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि चर्चा खत्म होने के बाद पीएम इस पर जवाब देंगे। लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हो चुकी है। इस नियम में चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो हर रोज यही तस्वीर सामने आ रही है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जब अरुण जेटली ने कहा है कि चर्चा शुरू की जाए और प्रधानमंत्री इस पर जवाब देने को तैयार हैं, तो शायद आने वाले दिनों में ये गतिरोध खत्म हो और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बैठकर इस पूरे मसले पर
चर्चा करें। लेकिन इस बीच नोटबंदी से राजनीतिक लाभ उठाने की सरकार की कोशिश को फिलहाल हमलावर विपक्ष कामयाब नहीं होने दे रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार भी है। बिना तैयारी के इतना बड़ा फैसला लेने से देश में अफरा तफरी का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। और अब तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जनता से माफी मांगने की पेशकश तक कर डाली है। जो विपक्ष है, पूरा जो विपक्ष है, तो वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार है। उनको हाउस में आना चाहिए और सभी सदस्यों की बात को सुनना चाहिए और विपक्ष पर खास तौर से जो उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया और बताया कि संसद का एक और दिन और एक और स्थगन। 16 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब संसद के किसी भी सदन में पूरे दिन का कामकाज हुआ हो। गौरतलब है कि ये तमाम प्रतिनिधि जो हैं, जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, वो हमारे और आपके प्रतिनिधि हैं। शायद इसी से क्षुब्ध होकर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद लाल कृष्ण आडवाणी खुद को रोक नहीं पाए और स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित संसदीय कार्य मंत्री के सदन चलाने के तरीके पर भी सवाल कर बैठे। अलग थलग पड़े बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों से उम्मीद की जा रही थी कि नोटबंदी के मुद्दे पर शायद वो पार्टी को सही राह दिखाएंगे और आज ऐसा मौका आया जब आडवाणी अकस्मात ही बोल पड़े। हालांकि ये साफ नहीं है कि आडवाणी की झुंझलाहट नोटबंदी के बाद पार्टी की हो रही किरकिरी को लेकर थी या फिर संसद में विपक्ष के रवैये पर, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के मार्गदर्शक कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में हैं और आडवाणी की ये गुस्सा, आडवाणी का जो ये क्रोध है, शायद इसी बात का परिचायक है। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में लगातार तीसरे सप्ताह हंगामा जारी रहने के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में सदन की कार्रवाई न चल पाने को लेकर गहरा शोक प्रकट किया और उन्हें यह कहते सुना गया कि ना तो स्पीकर और ना ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला पा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद में जारी गतिरोध पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हंगामा करने वाले सांसदों का वेतन काट लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हंगामा करने वाले सांसदों को बाहर कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उस दर्शक बोलकर के उनके घोषणा किया गया था मोदी सरकार आने के बाद, लेकिन या तो बीजेपी मार्ग पे नहीं है या तो मार्गदर्शक मंडली के वो दर्शाए हुए रास्ते पर चलने के लिए इनकार कर रही है। आडवाणी जी नाराज है, नहीं चल रहा है। मैं सब लोग दुखी है, सब लोग नाराज है, आप लोग भी नाराज है, मैं भी नाराज हूँ, सब लोग नाराज है। करे क्या, वो नहीं चलने दे रहे लोग। इसलिए सवाल उनसे पूछना पड़ेगा, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कितना दिन चले। ऐसा कोई विषय है ही नहीं। बेहद क्षुब्ध दिख रहे आडवाणी को सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे और विरोध पर तथा विपक्ष के कई सदस्यों के नारेबाजी करते हुए सत्ता पक्ष की सीटों के सामने आ जाने पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार से अपनी नाखुशी व्यक्त करते सुना गया। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने के तत्काल बाद आडवाणी को यह कहते सुना गया कि ना तो स्पीकर और ना ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला पा रहे हैं। आडवाणी को यह कहते सुना गया कि मैं स्पीकर से कहने जा रहा हूं कि वह सदन नहीं चला रही हैं। मैं सार्वजनिक तौर पर यह कहने जा रहा हूं, दोनों इसके पक्ष हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार को उन्हें शांत करने का प्रयास करते देखा गया। कुमार मीडिया गैलरी की ओर भी इशारा कर रहे थे और शायद यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी टिप्पणी को रिपोर्ट किया जा सकता है। जिस सरकार को मेजॉरिटी है तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो अपना मेजॉरिटी पर बुलडोज करना चाहते हैं। सदन स्थगित होने के बाद 89 वर्षीय नेता ने लोकसभा के एक अधिकारी से पूछा कि सदन की बैठक कितने बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जब अधिकारी ने बताया कि 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, तब उन्होंने कहा अनिश्चित काल के लिए क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जिस तरह के नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी और जिस तरह से वो हमेशा संसद में रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी ये क्षुब्धता जायज़ है, खासकर तब जबकि वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मसला एक है जिस पर न तो पक्ष कुछ भी पक्ष रखने को तैयार है और न ही विपक्ष इस पर कुछ भी सुनने को। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ इन सब मसलों पर चर्चा करने के लिए लखनऊ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी मेरे साथ देश की बात में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत कुछ चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले
ये जो देश की राजनीति में आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से पक्ष और विपक्ष भिड़े हुए हैं और 16 नवंबर से चल रहा संसद दरअसल चल नहीं रहा है बल्कि किसी तरह से स्थगित ही होता जा रहा है और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का गुस्सा भी जायज ही था शायद, खासकर जब वो भी सरकार में रहे थे। तमाम मुद्दों पर विरोध रहता था विपक्ष का। जब बीजेपी पहले भी विपक्ष में होती थी तो भी पक्ष के साथ विपक्ष का विरोध होता था, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं होती थी कि जैसे एक कोरम सा पूरा हो रहा है, रोज सभी नेता सदन में आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं। किस तरह से लेंगे आप लाल कृष्ण आडवाणी के इस गुस्से को? राशि जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जिस संसदीय गरिमा के साथ काम किया है और ये बहुत जरूरी है कि सरकार और विपक्ष दोनों के बीच कहीं न कहीं बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। देखने में ये लग आ रहा है कि इस बार सरकार के लोग या सरकार के मंत्री जिद पर अड़े हुए हैं। इसीलिए एक ठीक है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, उसको बात कहना है कि नोटबंदी से देश में क्या समस्या पैदा हुई है और इसीलिए अगर सरकार साफ तौर पर, जैसे आज जेटली जी ने कहा है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, संसदीय कार्य मंत्री और इन लोगों को विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत करना चाहिए थी, बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन अहंकार और जिद के चलते ये संसद नहीं चल पा रही है। और इसी से क्षुब्ध होकर आडवाणी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से कैसे चले जी। और अगर ये बात हो रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आए और बहस में हिस्सा लें, तो आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत की बात है कि मोदी जी सदन में आके बैठ के और विपक्ष के लोगों को सुन के और जवाब देने की बात करें जी। केवल इसलिए कि पहले विपक्ष बोल ले और बाद में मोदी जी आए जवाब दें, ये बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आडवाणी जी का ये कहना, अपनी सरकार के ऊपर टिप्पणी करना, उनके काम के तौर तरीकों पर एक बहुत करारी चोट है। जी बिल्कुल। और देखा जाए यदि आडवाणी जी के इतिहास को देखें और उनकी भूमिका को देखें तो हमेशा से वो इस तरह की आलोचना करते रहते थे, चाहे वो अपनी सरकार हो, यानी कि यहाँ तक कि वो आत्म आलोचना भी कर चुके हैं। लेकिन क्या ये समझा जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं और धीरे धीरे करके जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है बीजेपी में, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करके उन्हें बिल्कुल एक तरह से हाशिए पर लाने की कोशिश की गई बीजेपी के अंदर। नोटबंदी के मसले पर जब प्रधानमंत्री मोदी घिर गए हैं तो क्या ये समझा जाए कि रिटर्न ऑफ आडवाणी है और वाकई अब एक तरह से मुख्य राजनीतिक धारा में भी आने की पूरी कोशिश है मार्गदर्शक मंडल की तरफ से? राशि जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जिद ठान लेते हैं तो जिद करते हैं और जिन लोगों को मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाया गया, चाहे वो आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने कई दशकों का इनका संसदीय इतिहास रहा है और जिस तरीके की तब संसद चलती थी और जिस तरीके से लोग काम करते थे उसमें आज जैसी स्थितियां पैदा नहीं होती थी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाने के बाद भी इनसे कोई मार्गदर्शन भाजपा नहीं ले रही है जी। और मंत्री इतने दबाव में है प्रधानमंत्री के कि उनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी तरफ से कोई निर्णय करके सदन को चलाने के लिए वो ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि सदन चले, विपक्ष के लोग बहस में हिस्सा लें। और उनकी भी है कि विपक्ष के लोगों को भी चाहिए कि इनकी बात करें, लेकिन बात कौन करे? मंत्रियों को इतना अधिकार नहीं है क्योंकि मंत्रियों के हाथ बंधे हुए हैं जी। और वो मोदी के इतने दबाव में है कि वो अपना कोई निर्णय अपने आप कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये गतिरोध पैदा हुआ है और चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में आडवाणी जी का क्षुब्ध होना अपने आप में बताता है कि किस तरीके की स्थितियां पार्टी के अंदर चल रही हैं। जी। और शुक्र है इस बात का कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता अभी भी सदन में हैं, जिन्होंने सदन की गरिमामय इतिहास को अपने आंखों से देखा है, महसूसा है और जिया है। तो कम से कम इन तमाम नेताओं को, चाहे पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं को इस बात का एहसास होगा। कम से जब आडवाणी जी ने ये बोला है कि इसमें दोनों ही दलों की गलती है तो शायद कल से ये स्थिति देखने को न मिले। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए रविंद्र जी। नोटबंदी से पे और क्या क्या कुछ चल रहा है ये सब कुछ
पर भी चर्चा और होगी आपके साथ। और नोटबंदी से न केवल संसद की कार्यवाही ही स्थगित हो रही है और शुरू होने से पहले ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज हुई, जिसमें नोटबंदी पर विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे कैशलेस स्कीम का देश भर में प्रचार करें। गौरतलब है कि जो नोटबंदी का मसला था वो ब्लैक मनी से शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री ने जब देश के सामने अपना संदेश रखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी को इस देश से खत्म करना है किसी भी तरह से, और इसी वजह से नोटबंदी अब की जा रही है। लेकिन अब शायद लक्ष्य बदल गया है और नोटबंदी को कैशलेस स्कीम से जोड़ा जा रहा है और देश भर में अब ब्लैक मनी पीछे है। कैशलेस स्कीम की जो स्कीम है उसको ही जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके निर्देश अपने नेताओं को दे दिए हैं कि वो जगह जगह जाएं और इस स्कीम का प्रचार देश भर में करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी जैसे बड़े सुधारों पर संसद में बहस नहीं करने देने और गतिरोध पैदा करने को लेकर विपक्षी दलों की निंदा की। साथ ही उन्होंने विपक्ष को बेनकाब करने की योजना पर सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि जहां रोड रेज जैसी घटनाओं पर हंगामा हो जाता हो, वहां नोटबंदी पर जिस संयम के साथ लोग कतारों में खड़े हैं वो ये साबित करने के लिए काफी है कि नोटबंदी पर जनशक्ति सरकार के साथ है। ये काला धन के खिलाफ का जो मुहिम है और जो लेस कैश और डिजिटल इकोनॉमी के तरफ भारत मुड़ रहा है, उसके बारे में गांव-गांव में हर जगह जाकर के प्रचार करना चाहिए, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि नोटबंदी का प्रचार ठीक वैसे किया जाए जैसे चुनाव के दौरान प्रचार होता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि इन सबके बीच एक सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिरकार बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें कब खत्म होंगी। ये कहना गलत नहीं कि नोटबंदी पर देश संयम का परिचय दे रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार कब तक लोगों के सब्र का इम्तिहान लेगी। नोटबंदी से निपटने के अब तक के सारे फैसले कमतर साबित हुए हैं और उम्मीदों के विपरीत लोग नोटबंदी के ऐलान के 1 महीने बाद भी कतारों में खड़े होकर अपने पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। संसद में विपक्ष नोट बैन पर पीएम के बयान की मांग कर रहा है तो संसद से दूर प्रधानमंत्री सभाओं में नोटबंदी पर सरकार की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नोटबंदी को लेकर इसमें कोई शक नहीं कि तमाम परेशानियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं। इस बीच नोटबंदी के बाद बैंकों में पुराने नोटों को जमा कराने का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि पुराने लगभग सभी नोट बैंकों में आ जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नोटबंदी पर सरकार का मकसद पूरा हो पाएगा। गौरतलब है कि सरकार ये समझ रही थी कि ब्लैक मनी जो है वो सारा बर्बाद हो जाएगा और जो व्हाइट मनी है वो बैंकों तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 15 लाख करोड़ पूरे भारत में इकोनॉमी थी जो नोटों के रूप में थी, और अब जो 2 दिसंबर तक का आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 12 लाख करोड़ पैसे जमा हो गए हैं बैंकों में। ऐसे में अभी जबकि लगभग 4 महीने का वक्त है, 30 दिसंबर तक का पूरा वक्त, और उसके बाद एक्सटेंडेड वक्त जो है आगे जो बढ़ाया गया है वक्त वो है 30 मार्च तक का। ऐसे में बहुत आश्चर्य नहीं कि 3 लाख करोड़ और पैसे जमा हो जाएंगे। ऐसे में ब्लैक मनी था क्या समझा जाए कि सरकार की ये पूरी कवायद अब फेल हो जाएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और ये कुछ ऐसा ही है कि खोदा पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का अंबार लग चुका है। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक पुराने नोट इतने आ गए हैं और आते जा रहे हैं कि बैंकों में इन्हें रखने की जगह कम पड़ रही है। अब तक बैंकों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हो चुके हैं। नोटबंदी के ऐलान के दिन देश में 14.5 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के पुराने नोट थे। अब तो सरकार को भी लगने लगा है कि अवैध करार दिए गए तमाम पुराने नोट दी गई समय सीमा तक बैंकों में आ जा सकते हैं। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया का कहना है कि सिस्टम में एक बार सभी पुराने नोटों के आ जाने के बाद टैक्स अथॉरिटी कारोबारी लेन देन के साथ ही काला धन जमा करने वालों का पता लगा पाएगी।
लेकिन एक बात तो साफ हो रही है कि काले धन पर सीधी चोट का सरकार का प्लान पिटता नजर आ रहा है। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहां? फिर ब्लैक मनी क्या? फिर किसके पीछे आप इस पूरे हिंदुस्तान को आपने लाइन में खड़े करके रखा? फिर क्यों ये इतनी जानें चली गई? आर्थिक मामलों से जुड़े अनुमान लगाने वाली एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक नोटबंदी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की लागत करीब 1,28,000 करोड़ रुपए तक की होगी। इनमें नई करेंसी की छपाई की लागत भी शामिल है। सरकार कह रही है कि बैंकों में पुराने नोट जमा भर कर देने से काला धन सफेद नहीं हो जाएगा, उस पर नए नियमों के तहत टैक्स लगेगा। उस टैक्स से सरकार को कितना हासिल होता है वो अभी दूर की बात है। ऐसे में फिलहाल तो यही सवाल है कि सरकार को नोटबंदी से कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ने जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और रविंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई और रेवेन्यू सेक्रेटरी के हिसाब से ही यदि मान लें, हालांकि APN ने पहले भी बताया था कि जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि पूरा का पूरा पैसा बैंक में वापस आ जाएगा, और इस तरह से सरकार की जो योजना थी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अति विश्वास में शायद ये कदम उठा लिया जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। जो पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारे में इस तरह की खुसफुसाहट भी शुरू हो गई है। तो क्या ये समझा जाए कि अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, ये महज एक बड़ा फैसला था बिना तैयारी का, या फिर इसके पीछे वाकई प्रधानमंत्री मोदी की कोई सोच भी थी? जी राशि जी, नोटबंदी का फैसला अब मोदी जी ने क्या सोच समझ कर लिया मैं नहीं जानता जी। उसके पीछे एक उद्देश्य अच्छा हो सकता है, काला धन आएगा जी। लेकिन जो हालात हैं पिछले 1 महीने में बने हैं कि 12 लाख करोड़ रुपए जैसे वापस बैंकों में आ गया जी। तो इसमें ये कैसे कहा जाए कि ये काला धन है? लोगों ने अपना पैसा जमा किया, आपने कहा कि 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स से वो नहीं होगा, हम पूछेंगे नहीं, उसके बाद हम पूछेंगे। अब हो ये रहा है कि जिन लोगों के पास काला धन है वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनका धन जमा करने की जुगाड़ उन लोगों ने तरह तरह की जुगाड़ कर ली है। और बैंकों की रोज खबरें आ रही हैं कि बैंक के अधिकारियों ने किस तरीके से उनका काला धन सफेद धन में बदल दिया, और कई बैंकों के तमाम अधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं और सस्पेंड हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो देश की 85-90% जनता पिछले 1 महीने से कतारों में खड़ी हुई है और उसको रोजमर्रा की चीजों के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो सही माने में फकीर, जैसे मोदी के लिए फकीर का शब्द इस्तेमाल किया गया है, फकीर तो देश की जनता हो गई है। जी बिल्कुल जी। हाँ, 1 महीने में मोदी जी ने देश की जनता को खुद फकीर बना दिया, वो तो फकीर नहीं बने जी। तो समस्या ये है कि आखिर जब काला धन वालों के खिलाफ ये कार्रवाई थी तो आम आदमी क्यों उससे परेशान हो रहा है, वो क्यों त्रस्त हो रहा है? सारी कठिनाइयां तो उस आदमी को हो रही, गरीब आदमी को, मध्यम श्रेणी के लोगों को हो रही हैं जिनका काले धन से कोई वास्ता नहीं है। तो क्या आपको लगता है रविंद्र जी कि शायद सरकार भी और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को अब समझ गए हैं कि काला धन का तो मसला जो है वो अब ज्यादा दिन तक काम करने वाला नहीं है, कारगर नहीं है, इसीलिए बार बार डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी के जुमले जो है अब उछाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके तमाम नेता जगह जगह जाएं और लोगों को कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बताएं और ये कहें कि सरकार ने ये कदम इसके लिए उठाया था? क्या आपको लग रहा है कि अब लक्ष्य जो है वो बदला जा रहा है जुमलों के माध्यम से? नहीं, देखिए राशि जी, जुमलों के माध्यम से बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह, चलिए हम एक तरफ रखते हैं, काला धन वाली समस्या है और इसका जवाब उनके पास वो देंगे कि कितना काला धन आया। जो डिजिटल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कैशलेस की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनके जनप्रतिनिधि क्षेत्रों में जाके ऐसे जैसे चुनाव में प्रचार होता है उस तरीके से प्रचार करें। जी, क्या भारत में गांव देहात तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि गांव का किसान, गांव का गरीब वो कैशलेस तरीके से काम कर सके? जी बिल्कुल। आज भी अमेरिका जैसे देश में पूरी कैशलेस व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये भारत में कैसे हो जाएगी?
हमारे नेटवर्क है ही नहीं, गांव देहातों में नेटवर्क नहीं है जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आदमी पैसा निकालेगा, कैसे बिना उसके काम चलेगा जी। तो पहले ये दूसरी असफलता होगी, दूसरा फेल्यूर होगा उनका। अगर वो अपने लोगों से प्रचार करवाएंगे तो गांव के लोग ही उनको जवाब देंगे। आपके पास पहले आप 100% आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए जिससे कि गांव के लोग कैशलेस व्यवस्था को समझ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल। हाँ। जहां दो हमारे यहाँ तो व्यवस्था भी है ही नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए और गांवों पर क्या इसका प्रभाव है ये जरूर हम दिखाना चाहेंगे अगली रिपोर्ट में। और गौरतलब है कि जिस देश में डिजिटल इकोनॉमी की बात की जा रही है, कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है, वहाँ लगभग 2% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है और 125 करोड़ की जनसंख्या में यदि ये 2% अगर जोड़ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोग किस तरह से कार्य करेंगे। और ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी का सपना देखना कितना कारगर है, कितना प्रायोगिक है। बहरहाल नोटबंदी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया उसके बाद खुद जनता से 50 दिन की मोहलत मांगी और वादा किया कि 50 दिन के अंदर यानी कि 30 दिसंबर तक जनता को नकदी से हो रही परेशानी से निजात मिल जाएगी। लेकिन पीएम मोदी का ये बड़ा वादा अब सवालों के घेरे में है क्योंकि नोटबंदी को 1 माह होने के करीब है, लेकिन समस्या न तो कम हुई है और न ही कम होती दिखाई दे रही है। देखिए क्या हाल है नोटबंदी के बाद आम लोगों का। अर्थव्यवस्था में अचानक नोटबंदी से पैदा हुई नकदी की किल्लत हाल ही में खत्म होने वाली नहीं है। यदि आरबीआई दिन रात भी नोट छापे तो भी अर्थतंत्र में करेंसी की कमी पूरी होने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में भवन निर्माण, कृषि समेत इनसे जुड़े काम धंधे और व्यापार व्यवसाय बैठ जाएंगे और खासतौर पर असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर रोजी रोटी से हाथ धो बैठेंगे। यही लोग काम की तलाश में गांव से शहर आते हैं, लेकिन नकदी के अभाव में न तो इनके पास गांव में काम होगा और न ही शहरों में इन्हें पनाह मिलेगी। दरअसल देश में नोट छापने के कारखानों की क्षमता 2200 करोड़ नोट प्रतिवर्ष छापने की है, जबकि नोटबंदी के चलते 2300 करोड़ नोट बैंकों में वापस आ गए। प्रेस में नोटों की साल भर भी छपाई हो और ये मानकर चला जाए कि इस बीच छोटे नोट यानी 100, 50, 20 और 10 के नोट नहीं छपेंगे या कम छपेंगे तो भी बाजार में पूरे नोट वापस आने में 6 से 8 महीने लगेंगे। नोटबंदी का बड़ा असर कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर पड़ने वाला है। इस क्षेत्र में कुल 4 करोड़ मजदूरों को काम मिलता है, जिनमें संगठित क्षेत्र में 1.4 करोड़ मजदूर और असंगठित क्षेत्र में 3 करोड़ मजदूर हैं। और मुद्रा की कमी से ये लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे और इनसे संबंधित अन्य उद्योग, व्यापार, व्यवसाय भी प्रभावित होने लगेंगे। हाल ही में सीमेंट और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने 14,000 लोगों को हटा दिया। इधर भीलवाड़ा से लेकर दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन आधा रह गया है, जिसके चलते मजदूरों को काम से हटाया जा रहा है। गुजरात में मोरबी टाइल्स, मेरठ का कैंची उद्योग, लुधियाना का साइकिल कारोबार, आगरा का चमड़े का जूता बनाने का कारोबार नोटबंदी के जद में आ चुका है और इनसे जुड़े लाखों लोग घर बैठ गए हैं। नोटबंदी की मार अब कृषि पर भी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी खरीफ की बिक्री और रबी की बुवाई का समय है। किसानों को पैसा चाहिए, लेकिन पहले तो नोटबंदी के नाम पर किसानों का सारा पैसा बैंकों में जमा करवा लिया गया और अब ये नियम लगा दिया गया कि पुराने 500 और 1000 के नोट से कोऑपरेटिव से बीज खरीद सकेंगे, लेकिन अब किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसा बचा नहीं। बैंक से बड़ी मशक्कत के बाद वो बहुत ही सीमित रकम निकाल पा रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में 10 करोड़ मजदूर हैं और खेतीहर गांव से शहर भी आते हैं, जिसे हम टेम्परेरी माइग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन शहरों में काम नहीं मिलेगा तो इन्हें वापस गांव जाना पड़ रहा है, यानी इनका रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। दरअसल इन मजदूरों की पूरी जमात और उनके दुख तकलीफ की व्यथा अभी खोलकर सामने आ नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और गांव देहात की ही बात नहीं है, मजदूरों और किसानों की ही बात नहीं है, बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी काफ़ी तकलीफ में हैं। दिन भर एटीएम और बैंकों के बाहर वो कतार में खड़े रहते हैं और शाम को निराश होकर घर लौट आते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन के पास मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एक एटीएम के दरवाजे जनता के लिए कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए और सिर्फ वहां काम करने वाले कर्मचारियों को ही एटीएम से पैसे निकालने की इजाजत आज दी गई। जनता गेट के बाहर खड़ी सिर्फ देखती रही। एपीएन ने जब इस बारे में पड़ताल की कोशिश की तो हमारे संवाददाता और कैमरामैन को भी कसकर धमकाया गया।
नोटबंदी के फैसले के बाद से एटीएमों और बैंकों के बाहर ऐसी ही लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जहां पैसा है वहां लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ जगह सूरत हाल ये है कि स्टाफ को पेमेंट देने के नाम पर एटीएम के बाहर गेट भी बंद कर लिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो स्टाफ पेमेंट होगी, उसके बाद लोगों को पैसा मिल पाएगा। हम दिखाना चाहेंगे और बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, आप खड़े हुए हैं, ये क्यों दरवाजा बंद है? ये पहले बोल रहे हैं कि अपना स्टाफ को देंगे, फिर आपको हम अंदर घुसने देंगे। 5 से 6 बजे तक स्टाफ का बंदा काम कर देंगे, उसके बाद 6 बजे अब पब्लिक के लिए खुलेगा ये। तो मैं अभी 2 बजे से ही खड़ा हूँ कम से कम, और यही कह रहे हैं कि पहले स्टाफ के लेंगे, फिर बाद में वैसे लेंगे। सार्वजनिक एटीएम है, सबके लिए पहले खुला रहता है, ये क्यों बंद किया है, क्या कारण बता रहे हैं? स्टाफ की वजह से बंद करा गया। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये किस कारण से बंद किया गया है? कोई यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हो तो मुझे बताए एक बार आके। यहाँ पर कोई भी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। और सर, आप बताएंगे सर क्यों बंद किया गया इसके गेट को? सर, ये गेट क्यों बंद किया गया है, आप बताएंगे? इसको हटाओ। नहीं, इसको तो मैं हटा दूंगा, आप बताइए ना कि क्यों। प्लीज एक मिनट, बात प्लीज की नहीं है। आप इसको सार्वजनिक नहीं है या तो बोल दीजिए, या तो सार्वजनिक नहीं है ये बोलिए आप। और आप इस तरीके से धक्का नहीं मार सकते कैमरे वगैरह को। तो इस तरीके की कुल मिलाकर के यहाँ पर व्यवस्था करी गई है कि लोग बाहर लाइनों में लगे हैं और यहाँ पर स्टाफ को पेमेंट करने के नाम पर एक तरह की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, एटीएम के बाहर आम लोग इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब इन्हें पेमेंट मिल जाएगी तभी आम लोग अंदर जा पाएंगे। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज, दिल्ली। जब किसी बड़े फैसले के लिए तैयारी नहीं होती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें दिखाई पड़ती हैं। नोटबंदी के बाद पैसे की किल्लत से दिल्ली, मुंबई और दूसरे मेट्रो शहर के लोग तो जूझ ही रहे हैं, गांव देहात के लोग भी जूझ रहे हैं, लेकिन इसका असल खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोग जो हैं वो इसका असल खामियाजा भुगत रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाते हैं यूपी के बदायूं जिले के उझानी गांव में एक बैंक का हाल, जहां पहुंचे हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत बथवार ने नोटबंदी से परेशान लोगों का हाल जाना। यह है बदायूं जिले के उझानी गांव का पंजाब नेशनल बैंक, जहां पहुंचकर लंबी कतार का हिस्सा बन जाना लोगों की रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। लोग यहाँ घंटों इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि आज वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, घर पहुंचकर अपने घर वालों से आंख मिला सकेंगे। किसी के घर में बच्चे की फीस देने का पैसा नहीं है तो किसी को बीमार बच्चे की दवा लाने के लिए पैसा चाहिए। अब 4 दिन हो गए, पैसा नहीं मिलता है, पराई जमीन सूख रही है। पीछे वाले आगे आते हैं, निकल जाते हैं, पीछे वाले खड़े रहते हैं, कोई इंतजाम नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी भराई के लिए कर रही है, आपकी भराई के लिए है क्या? बुराई है इसमें। बुराई है, भलाई क्या है, सब नाश हो रहा है, जनता परेशान हो रही है सब जाकर के। पुरुष हो या महिलाएं, सभी की एक ही शिकायत है, बैंक के पास पैसा नहीं मिल रहा। बिना पैसे के दाने दाने को लोग मोहताज हो गए हैं। जो बड़े आदमी है, अफसर है, कोई नौकर पेशा है, उसके पास काला धन है, तो इसके बावजूद में गरीब आदमी मर रहा है। किसान है, मेरी खेती बोने के लिए पड़ी है, और जब फार्म भरते हैं तब जब किताब फेंक देते हैं कि 2-2 हजार ले, मेरे 2 हजार में कुछ नहीं होते। बैंक मैनेजर के पास परेशान जनता को दिलासा देने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके दिल में क्या बीतती है ये देख के? इस समय पब्लिक नो डाउट थोड़ा परेशान तो है। उसके पीछे जो वजह है थोड़ा सा है, तो कैश का जो अभी है इनफ्लो नई करेंसी की, वो भी उस हिसाब से बैंक को भी मिल नहीं रहा है। और पब्लिक ने अचानक से जैसे डिमोनेटाइजेशन को सब पैसे जमा कर दिए, अब सबके ये है कि निकालें। और इस समय क्रॉपिंग सीजन भी चल रहा है किसानों के लिए खास करके। बैंक कर्मचारी भी रोज रोज की इस किचकिच से आजीज आ गए हैं। सुबह 9:30 आते हैं, शाम को 10:30-11 बजते हैं रोज। तो जितनी दुखी जनता है उतनी दुखी आप भी हैं? उससे ज्यादा। मैं कल दवाई लेने जाऊंगा, मैंने साहब से रिक्वेस्ट की, दवाई नहीं दे, छोड़ नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं काम चलाओ, जनता का काम चले। दरअसल अब वक्त आ गया है कि इन हैरान परेशान लोगों की बात सुने सरकार। गांवों का, कस्बों का, छोटे शहरों का मंत्री, सरकारी अधिकारी दौरा करें
और नोटबंदी के चलते हो रही परेशानी की हकीकत जाने। ज़्यादातर तो स्थिति नियंत्रण में है, मगर गुस्सा बहुत है लोगों में। वो समझ नहीं पा रहे कि वो जो उनका जो अपना पैसा है, वो जो अपना ही पैसा है, उसको क्यों नहीं दे पा रहे। और मैनेजर लोग समझा रहे हैं कि देखिए, जितना पैसा हमारे पास है, हम कोशिश कर रहे हैं राशन करने का कि कोई खाली हाथ ना जाए। इंद्रजीत बदवार, APN न्यूज़, पंजाब नेशनल बैंक, उजानी। बदवार साहब की रिपोर्ट आपने देखी और इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या हाल है गाँवों का। आपने आपको दिखाया हमने शहरों का भी हाल, छोटे शहरों, गाँव, बड़े शहरों, हर तरफ नोटबंदी को लेकर काफ़ी परेशानी है। जब भी मैं ये सारी रिपोर्ट्स देखती हूँ, कई बार मेरे मन में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर या ट्वीट पर भी नज़र रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी, एक एक मेल का जवाब देने वाले प्रधानमंत्री मोदी तक क्या इन लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचती होगी? क्या ये तस्वीरें उनको ये नहीं बताती होंगी कि नोटबंदी का जो उनका फैसला है, जो नीयत भले ही अच्छी रही होगी, जो तैयारी है वो बेहद कम है और इससे कैसे निजात दिलाया जाए जनता को, इसके बारे में सोचते नहीं होंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी चाहे जो भी करते हों, इस बीच नोटबंदी के ऐलान के बाद इससे जुड़ी परेशानियों के चलते अलीगढ़ की रजिया की मौत के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ये नोटबंदी के चलते हुई मौत के मामले में अब तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें मुआवजा दिया जा रहा है। दरअसल रजिया ATM की लाइन में लगी थी, तभी उनकी मौत हो गई थी। यूपी CM के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस मुआवजे का ऐलान किया गया है और उम्मीद, अब जब उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया है तो उम्मीद ये भी है कि बांदा में भी कुछ लोगों की मौतें हुई थी और इसके अलावा विभिन्न अन्य जगहों पर भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और गाँवों में कुछ और लोगों की कतार में मौत हुई है। अखिलेश यादव उन सभी के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ सोचेंगे और इसे चुनावी माहौल में भुनाया जाने वाला एक कार्ड महज भर बनाकर नहीं रखेंगे। चलिए, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, इसके पहले कि RBI ने क्या कहा है इस पर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, आपसे ये तीनों रिपोर्ट मैंने लगातार दिखाई बिना आपसे चर्चा किए हुए, बस ये बताने के लिए कि आप इससे नब्ज को समझ सकते हैं कि गांव देहात हो या फिर बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, हर तरफ नोटबंदी को लेकर अभी तक 29 दिन हो गए। लगभग 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की थी, कल 8 दिसंबर है और इसके बाद 30 दिन पूरे हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद से। 29 दिन तक यही हाल है, बिना बदस्तूर, बदइंतजामी जारी है, परेशानी जारी है। क्या आपको लगता है कि अब सरकार इन सब चीज़ों को देखकर बैकफुट पर आएगी या फिर कुछ नए कदम उठाने की कोशिश करेगी? देखिए राशि जी, ऐसा है कि जैसे कि मोदी जी ने कहा कि इस देश में 60 साल लोग मिट्टी के तेल और चीनी के लिए कतार में लगे रहे जी। कम से कम उस वक्त कतार में लगने के बाद वो चीनी और तेल घर ले जाते थे। यहाँ तो एक एक आदमी 8-8 दिन कतार में लगने के बाद 2000 रुपए घर नहीं ले जा पा रहा है जी। और सबसे विडंबना की बात तो ये है कि जिन बैंकों के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक आता है कि जिनमें पैसा भरा हुआ है। आज देश की जनता तो फकीर बनी है, पूरे देश के बैंक कंगाल हो गए हैं जी। और सबसे बुरी हालत देहाती क्षेत्र के बैंकों की है। वहां 10:30-11 बजे बैंक खुलते हैं और 1-1:30 बजे बैंक बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में आज भी इतना पैसा नहीं पहुंच रहा है कि वो अपने 10-5 जो उनके उपभोक्ता हैं उनको वो भुगतान कर सकें। सबसे बुरी हालत ग्रामीण क्षेत्र की है और जिस ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं मोदी जी की, जाइए प्रचार कीजिए, कैशलेस कीजिए। जब कैश है ही नहीं, गांव वालों को पैसा मिल ही नहीं रहा है, वैसे ही शहर में तो आदमी 2000 रुपए ले आता जी। वैसे ही बैंक कैशलेस हैं और ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी ही चल रही है। जब कैश ही नहीं है तो इकोनॉमी तो कैशलेस है। लेकिन इस बीच जो एक और खबर मैंने आपको बताई रविंद्र जी कि अखिलेश यादव ने अलीगढ़ की एक महिला रजिया जो कि कतार में जिनकी मौत हो गई थी, उनके लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 100 लोगों की अभी तक देश भर में कतार में खड़े होने से मौत हुई है या किसी न किसी तरह से प्रभावित होने से, नोटबंदी के से प्रभावित होने से मौत हुई है। अलीगढ़ रजिया को मुआवजा मिलता है। क्या मैं इसको देखते हुए ये उम्मीद करूं कि सपा के मुख्यमंत्री इसे किसी तरह से चुनावी मसला नहीं बनाएंगे और चाहे वो रजिया हो, चाहे वो बरखू राम हो, चाहे वो कोई सिंह हो, चाहे वो कोई यादव हो, चाहे वो कोई पांडे हो,
जिस किसी भी की मौत कतार में होगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की संवेदना उतनी ही जगेगी जितनी इस मसले पर जगी है, या ये भी एक चुनावी कार्ड है? देखिए, इस जिस नोट राशि जी, ये जो नोटबंदी का मामला है, जैसा कि बीजेपी ने पहले कहा कि हम इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, उनके सारे नेता बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नोटबंदी का जो नकारात्मक स्वरूप सामने आया है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे जी। और जहां तक रजिया को 5 लाख रुपए की राहत देने की बात कही गई है, सहायता, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे लोगों की कतारों में खड़े खड़े मौत हो गई है। तो न केवल उत्तर प्रदेश की सरकार केवल इसको चुनावी रंग में देखने के बाद लोगों की मदद करे, ऐसे लोगों की मदद चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और या अन्य राज्यों में जहां लोगों की मौतें हुई हैं, उन लोगों को भी राहत दिए जाने की पहल की जानी चाहिए जी। और मैं नहीं समझता कि इससे ये चुनावी मुद्दा न बनाए, लेकिन चुनावी मुद्दा तो अपने आप बन ही रहा है। ये जी बिल्कुल, बस चुनावी मुद्दा तो बन रहा है जी। बस जरूरी है कि कम से कम मानवीय संवेदना को लेकर जो चीजें उठाई जा रही हैं वो मानवीय संवेदना तक ही निहित रहे। रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आरबीआई की खबर ले लेती हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम विश्लेषकों और विशेषज्ञों के कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट समेत प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि आरबीआई आज रेपो रेट में कटौती कर सकता है, लेकिन बैंकों ने इसे बरकरार रखा है। साथ ही में केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट भी बरकरार रखा है। इससे आपकी और हमारी जेब पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को झटका लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नोटबंदी के बाद अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर को पुराने स्तर पर बरकरार रखा। रेपो रेट 6.25% और सीआरआर 4% पर ही बना रहेगा। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई ने वित्तीय साल 2016-2017 के लिए अपने पहले के अनुमान 7.6% ग्रोथ रेट को घटाकर 7.1% कर दिया। इसका सीधा मतलब है आरबीआई नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक तौर पर देख रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ और बातें ध्यान देने योग्य हैं। मसलन चालू वित्तीय साल की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई 5% रहेगी। पुराने नोटों को हटाने से लेकर तीसरी तिमाही में महंगाई में कुछ समय के लिए 0.10 से 0.15% तक कमी आ सकती है। क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के सभी 6 सदस्यों ने दरों को बरकरार बनाए रखने के पक्ष में मत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अर्थ जगत और उसके जो शब्द होते हैं वो बेहद पेचीदा होते हैं, और इसलिए दर्शकों को मैं ज़रूर समझाना चाहती हूँ, उन लोगों को जो नहीं समझते कि रेपो रेट होता क्या है। जब जब भी ब्याज दरें घटने या बढ़ने की खबरें आती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जिक्र आता है। आम लोगों के मन में इसे लेकर जिज्ञासा रहती है कि ये होता क्या है। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर होता क्या है और कैसे ये सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ मसला है। कई बार लेन देन के लिए बैंकों के पास नकदी की कमी होती है, जिसके कारण बैंक 1 से 3 दिन के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, और इस कर्ज पर रिजर्व बैंक जिस दर से ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट सीधा आम आदमी की जेब से जुड़ा है। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक को कम ब्याज दर देनी पड़ेगी, और इसका सीधा फायदा बैंक लोन की ब्याज दरें घटाकर आम आदमी को देता है। वहीं कई बार दिन भर के लेन देन के बाद बैंकों के पास काफी पैसा बच जाता है, जिसे बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इस पैसे पर रिजर्व बैंक बैंकों को ब्याज देता है। इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। जब भी बाजारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे, और इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अलावा एक और शब्द जो बार बार सुनने में आता है वो है सीआरआर। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो अथवा नकदी आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कहती है।
CRR ऐसा साधन है जिसकी सहायता से RBI बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किए जाने से आपके घर की EMI या आपकी गाड़ी की EMI बढ़ भी सकती है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है। और ऐसे में नोटबंदी का ये दौर कैसे गुजरेंगे दिन, जाहिर सी बात है कि सबकी चिंता है और उम्मीद है कि सरकार भी अब इस पर चिंतित होगी। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस बात को लेकर चिंतित हैं, ये बताना भी आपके लिए ज़रूरी है। और 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों के तमाम जो प्रमुख पार्टियां हैं वो चुनाव को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की है और यहाँ के दलों की है। राज्य की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की चुनाव रणनीति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गठबंधन के संकेत देते हैं तो दूसरी ओर मुखिया मुलायम सिंह यादव इशारों में ही गठबंधन की संभावनाओं को बिल्कुल नकार देते हैं। उधर टिकट बंटवारे को लेकर भी अब खींचतान के संकेत दिखने लगे हैं। सपा के अंदरूनी कलह को दिखाती है ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह ने बरेली में रैली कर चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश की। बरेली में मुलायम सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधकर गठबंधन की चर्चाओं पर लगाम लगाई। नंबर 1 पे झूठ बोलने में बीजेपी है और दूसरे नंबर में हमेशा जो राज किया नाम क्या लेंगे वो भी ऐसी है। इन लोगों ने हमेशा जनता को धोखा दिया। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर अलग अलग सुर उठते रहे हैं और तस्वीर साफ नहीं होने से कार्यकर्ता भी बेचैन हैं। हालांकि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अन्य कोई दल चाहे तो सपा में अपना विलय कर सकता है। उसी दौरान कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मुलायम सिंह और बाद में अखिलेश से मिलने के बाद गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक समारोह में इसके संकेत दिए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब गठबंधन होता है तो किसी न किसी को स्वीकार करना होता है कि उसकी सीटें कम होंगी। घाटा फायदा देखने पर वो चीज नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से फॉर्मूले कई हो सकते हैं लेकिन ये नेताजी तय करेंगे। हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। वैसे तो हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन उनका भी साथ आएगा तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। उधर पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर संकट खड़े होने की आशंका बढ़ती जा रही है। पार्टी से निकाले गए और फिर पार्टी में शामिल किए गए महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनावों के लिए आखिरी फैसला उन्हीं का होगा क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। लेकिन बुधवार को अमर सिंह को पार्लियामेंट्री पार्टी का सचिव भी नियुक्त कर दिया गया और टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका भी होगी। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने संकेत दिए कि कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। उन्होंने टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भूमिका को सुझाव देने तक सीमित रहने की बात कही। हम लोग सब लोग सुझाव देंगे और सुझाव मांग भी रहे सबसे जो भी है। और इसमें हमारा जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है और फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के बाद नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर जो फैसला लेंगे हम लोग सुझाव देंगे। साफ है समाजवादी पार्टी में गठबंधन और टिकट बंटवारे पर खींचतान का एक दौर अभी बाकी है और फिलहाल चल रही शांति को तूफान आने की गवाही के तौर पर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और रविंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ। रविंद्र जी, क्या समझा जाए कि जिस तरह से ऐसा दिखाया जा रहा था समाजवादी पार्टी में कि पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, मुलायम सिंह यादव भी यही बार बार कह रहे थे, लेकिन दरअसल ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है और वो भी बाप और बेटे के बीच में। जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार रणनीति बनाते हैं और मुलायम सिंह यादव अचानक आते हैं और पूरी रणनीति को दरकिनार कर देते हैं और एक तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ ही मुलायम सिंह यादव ने एक पूरी पार्टी को या कहें ग्रुप को खड़ा करना शुरू कर दिया है। देखिए राशि जी, समाजवादी पार्टी की बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो रही है जी। जैसा कि पिछले दिनों हुआ कि परिवार में बहुत झगड़े हुए और हद से ज्यादा बढ़ गए और शिवपाल सिंह यादव सहित तमाम मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया जी। खैर बाद में लीपापोती हुई और ठीक किया गया। फिर रामगोपाल यादव जी को निकाला गया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। फिर वही रामगोपाल यादव वापस पार्टी में लाए गए, अब वो फिर महासचिव बनाए गए।
जिन अमर सिंह को लेके विवाद हुआ वो अमर सिंह अब संसदीय बोर्ड में भी आ गए। सवाल इस बात का नहीं, सवाल है कि अब सबसे बड़ी समस्या है कि अब टिकट बंटने का मौका आ गया है जी। अभी तक समाजवादी पार्टी लगभग 175 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि फिर संकेत दिया शिवपाल यादव जी ने कि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं जिनमें मंत्री भी शामिल हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनमें से भी कई के टिकट कटेंगे। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी चाहेंगे कि उनकी पसंदीदा लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, शिवपाल जी चाहेंगे कि हमारी पसंदीदा लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। जाहिर सी बात है जी। अभी टकराव इस बात पर होगा जी, इन दोनों के बीच टकराव होगा जी बिल्कुल। क्योंकि बार बार ये कहलवाया जा रहा है। अभी मेट्रो रेल के उद्घाटन के मौके पर आजम खान ने बार बार मुलायम सिंह जी से कहलवाने की कोशिश की कि आप कहिए कि अखिलेश ही अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे जी। और मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया नहीं। सवाल ये है कि जी हाँ, तो इस तरीके की जो चीजें हैं तो जो बाहर से सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर अभी सब ठीक नहीं हुआ है जी बिल्कुल। और ये बात जाहिर है कि अखिलेश जी की लोकप्रियता प्रदेश में है, आज भी बरकरार है, लेकिन लोकप्रियता अकेले काम नहीं करेगी जी बिल्कुल। जब उम्मीदवार आएंगे और वोट की बात आएगी तब फिर आदमी वोट डालने वक्त तय करेगा कि इनको वोट दें कि उनको वोट दें जी। और ये विवाद अभी बना हुआ है जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी इस पूरी चर्चा के लिए। और इतिहास गवाह है कि आमतौर पर राजा से उसका उत्तराधिकारी सत्ता की लड़ाई लड़ता रहा और खासकर वो उत्तराधिकारी जिसने अपने आप को उत्तराधिकारी के नहीं समझा या राजा ने जिसको अपना उत्तराधिकारी नहीं समझा उससे राजा की लड़ाई होती रही है। लेकिन सपा की बात ही कुछ और है। यहाँ पर जो राजा है उसका पिता ही उससे वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। बहरहाल यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया। अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यहां सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी जिसका समापन अमित शाह ने हल्द्वानी में किया। रैली को संबोधित करने के दौरान शाह ने कांग्रेस की हरीश रावत सरकार पर निशाना साधा और लोगों से वायदा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन रैली में हरीश रावत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मकसद किसी को पद से हटाना नहीं बल्कि राज्य में परिवर्तन लाना है। शाह ने कहा कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड को विकास की राह पर ले जा सकती है। परिवर्तन का मतलब किसी मुख्यमंत्री का परिवर्तन करना है, सत्ता का परिवर्तन करना नहीं है। हम परिवर्तन ऐसा चाहते हैं उसको अपने जनपद के अंदर, अपने गांव के अंदर रोजगारी मिले और यहीं पर अपने परिवार का लालन पालन कर सके, ऐसा परिवर्तन हम चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तन सीएम या फिर पार्टी बदलने का नहीं बल्कि देवभूमि का विकास करने का है। उन्होंने कहा कि पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार राज्य की सबसे बड़ी समस्या है और बीजेपी की कोशिश परिस्थिति में सुधार की है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में परिवर्तन हो। वो परिवर्तन की शुरुआत कुमाऊं क्षेत्र के अंदर से हो, इसलिए इसको हमने पसंद किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। शाह ने कहा कि इस कदम से जहां काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी तो वहीं गरीब के हित में काम हो सकेंगे। कांग्रेस की हरीश रावत सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो अलग उत्तराखंड नहीं बल्कि केंद्र शासित राज्य चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर लेते हैं। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब लोकपाल की नियुक्ति को लेकर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर संशोधन नहीं हुआ तो कोर्ट खुद व्याख्या करेगी। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि आखिर वो कौन से संशोधन है जो लोकपाल बिल में किए जाने हैं। लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि एक्ट में LOP का मतलब संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष होगा। वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में और भी कई मुद्दे हैं
जिन पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दाखिल करे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि लोकपाल एक्ट 2014 में बना था, तो अब तक ये प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई और लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट लोकपाल की नियुक्ति में इस तरह देरी होते नहीं देख सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की बात के अंतिम खबर के रूप में ले लेते हैं पर्सन ऑफ द ईयर की खबर। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए हैं। आखिरी दावेदारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। वे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऑनलाइन लीडर्स पोल जीत चुके थे। अगर वे फाइनल नतीजों में भी जीत जाते तो यह खिताब पाने वाले वे दूसरे भारतीय बन जाते। इससे पहले 1930 में गांधी जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। मोदी को कुल 18% वोट मिले, जबकि ट्रंप को महज 7%। लेकिन एडिटर्स के समूह ने अपने फैसले में ट्रंप को मोदी के ऊपर तरजीह दी और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर बन गए। और देश के बाद के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 7 नवंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। 7 नवंबर 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा था और 7 दिसंबर 1941 में जापानी विमानों ने हवाई स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर हमला किया, जिसमें 2043 लोग मारे गए थे। 1972 में अमेरिका ने चंद्रमा के लिए अपने अभियान के तहत अपोलो 17 का प्रक्षेपण किया था। 7 दिसंबर 1995 में भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया और 7 दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान में 61 दिन की लड़ाई के अंत की शुरुआत हुई। तालिबान शासन ने कंधार का अपना गढ़ छोड़ दिया था। और अब बात चलते चलते कुछ खास लम्हों की करते हैं, एक ऐसे कलाकार की जिसने भारत के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्मों को पर्दे पर उतारा। आज महान छायाचित्रकार सुब्रत मित्र की पुण्यतिथि है। अप्पू त्रयी से प्रसिद्धि पाने वाले सुब्रत मित्र भारत के श्रेष्ठतम सचल छायाचित्रकारों में से एक समझे जाते हैं। सुब्रत मित्र ने अपनी शुरुआत सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली में कैमरा वर्क से किया था। पाथेर पांचाली के बोलते दृश्य विश्व स्तरीय छायाचित्रकारों के काम में से किसी से भी लिहाज से कम नहीं थे। सुब्रत हिंदी के मशहूर फिल्म तीसरी कसम के भी सिनेमेटोग्राफर थे। आज चलते चलते हम आपको उनके कुछ चुनिंदा दृश्यों के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।